दोस्तों नमस्कार। IAS एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सबसे पहले हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को और फैक्ट फिगर को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है और अभी जो एग्ज़ाम होने वाला आगामी उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम यानी गवर्नर जनरल, वायसराय, इन सबको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अन्य चीज़ों को भी, संस्थाओं को भी डिस्कस करेंगे। इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? तो IAS एग्जाम्स या लर्निंग बाय AP सर टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो सबसे पहला इसमें आपको ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? रॉबर्ट क्लाइव का। ये दो बार ये गवर्नर बनता है। एक बार 1757 से 1760 3 साल के लिए और अगली बार 1765 से 67 के लिए। इसके शासनकाल में द्वैध शासन लागू किया जाता है और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट होता है, शाह आलम द्वितीय, बक्सर का युद्ध आपने जरूर समझा होगा 1764 में। उसी के बाद 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि करता है और इसके काल में बंगाल में मोहम्मद रजा खां और बिहार में राजा सिताब राय नामक यानी व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। तो ये पूछेगा। इसके बाद 1767 से 69 के बीच कौन? बेरलिस्ट आता है 1767 से 69 के बीच। और इसी के काल में 1767 से 68 के बीच कौन सा होता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या यह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था? 1767 से 69 के बीच क्या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ? तो ये इसके लिए। फिर कार्टियर आता है 1769 से 72 के बीच और इसी के बाद आता है वारेन हेस्टिंग्स से 1772 से 85 के बीच। 1772 से 85 के तो इसके शासनकाल में वारेन हेस्टिंग्स का काल ध्यान रखिएगा कब से कब तक के बीच है? 1772 से 1785 है। इसी के द्वारा राजकीय कोषागार जो मुर्शिदाबाद था, मुर्शिदाबाद से कहाँ? कोलकाता में स्थानांतरित किया जाता है और 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालतों की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन पूछेगा कि 1772 में यानी कब? तो 1772 में किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। क्या फौजदारी और दीवानी? फौजदारी जो आपराधिक मामले होते थे और दीवानी मामले के लिए कौन सी? दीवानी अदालतों की स्थापना की गई थी प्रत्येक जिले में। यानी जिले स्तर पर फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना 1772 में होती है और इसी के द्वारा 1781 में कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की जाती है। तो दो चीज़ें हो गई। 1772 में जिलों में फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना, 1781 में कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की जाती है और अगले ही साल 1782 में जोनाथन डंकन के साथ मिलकर बेचू की स्थापना यानी की जाती है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इसी के द्वारा यानी अंग्रेजी में किसका? तो अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है एक पुस्तक का। तो उस पुस्तक का नाम क्या होता है? यानी विलियम विल्किंस के द्वारा एक पुस्तक का अनुवाद किया जाता है। उस पुस्तक को आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। इसके बाद 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इसी के शासनकाल में होती है और विलियम जोन्स, ये नाम याद रखिएगा, किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की जाती है। इसके बाद भगवद गीता, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ केवल गीता लिखा है तो इसका मतलब क्या है? भगवद गीता। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये विलियम विल्किंस के द्वारा किया जाता है। इसके बाद 1780 में जो पहला समाचार पत्र प्रकाशित होता है जिसका नाम होता है द बंगाल गजट, इसको अगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 में प्रकाशित किया जाता है और इसी के द्वारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की जाती है और बंगाल के ब्राह्मण नंद कुमार फांसी पर भी इसी के द्वारा लटकाया जाता है। और अंततः वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया जाता है। एकमात्र ऐसा गवर्नर होता है जिसके ऊपर महाभियोग चलाया और एडमंड बर्ग एक ब्रिटेन में न्यायाधीश होते हैं, उनके द्वारा न्यायाधीश की भूमिका निभाई जाती है और इसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है वारेन हेस्टिंग्स पर। इसी के काल में 1773 का बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इसी के अंदर बंगाल के गवर्नर को DG गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है और पहली बार होता 1773 के एक्ट के अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन तीनों की दीवानी प्राप्त हो जाती है। तो इतनी बातें इससे आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला फिर है इसी के शासनकाल में 1775 से 82 के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है और यह युद्ध किससे समाप्त होता? तो
यानी मराठाओं के बीच और किसके बीच, अंग्रेजों के बीच हुआ 1775 से 82, और ये सालबाई की संधि से समाप्त होता है। इसी के शासनकाल में सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच होता, और पहला वाला 1769 में मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था, जिसमें हैदर अली नेतृत्व किया था। लेकिन दूसरा 1780 से 84 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और मंगलौर की संधि से युद्ध समाप्त होता है। एक साल के लिए सर जॉन मैकफर्सन आता है 1750 से 86। इसके काल में कोई इंपॉर्टेंट यानी काम नहीं होता। उसके बाद फिर आगे काम का है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये आगे वाला 1786-93 वाला काल, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक साल के लिए 1805 में भी आएगा, लेकिन ये आपको ध्यान रखना 1786 से 93 के बीच। इसके द्वारा संपूर्ण अधिकार जिला कलेक्टर जो होता है उसमें सौंप दिए जाते हैं। इसके बाद पुलिस थाना का यानी गठन किया जाता है, उसमें दरोगा नामक व्यक्ति को पदस्थापित किया जाता है। फौजदारी अदालत जो होती है उसको समाप्त कर दिया जाता है। जिला स्तर पे वारेन हेस्टिंग्स ने एक दीवानी अदालत और दूसरी फौजदारी अदालत की स्थापना की थी, लेकिन इसके द्वारा फौजदारी अदालत को समाप्त किया जाता है और उसके स्थान पे 4 भ्रमणशील यानी ये चलती फिरती अदालतों का स्थापना किया जाता है, जिनमें से 3 बंगाल और 1 बिहार में होती है। इसके द्वारा 1792 में कॉर्नवालिस कोड को लागू किया जाता, जिसमें शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पे बल दिया जाता है। तो ये कॉर्नवालिस कोड पूछा जाए किसके द्वारा लागू किया गया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया जाता है। इसके बाद अगला गवर्नर जनरल जो होता है 1793 से 98, ये कौन, जॉन शोर होता, और इसके द्वारा हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है, यानी भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप न करने की नीति। तो पूछे कौन ऐसा गवर्नर था जिसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, तो जॉन शोर था। सत्काल इसका क्या, 1793 से 98। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली आता है। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल 1798 से 1805 होता है। सहायक संधि को लागू करता, और सहायक संधि हालांकि इसके पहले डुप्ले लागू कर चुका था, तो भारत में डुप्ले सहायक संधि को सबसे पहले लागू करता। अब ये सहायक संधि को कौन कब स्वीकार किए, तो इसके लिए एक नीम का पेड़ था, उसके ऊपर आम लगा था, और आम कान पाने के लिए भैंस क्या कोशिश कर रही थी, तो इसकी ट्रिक बन जाएगी नीम के पेड़ पे आम, और उसके बाद पाने के लिए भैंस प्रयासरत थी, नीम आम भैंस। तो इसमें सबसे पहले हैदराबाद के निजाम हो जाएगा, उसके बाद फिर मैसूर हो जाएगा, फिर आपका कौन हो जाएगा, आ से कौन हो जाएगा, अवध हो जाएगा, माँ से मराठा हो जाएगा, भा से भोंसले हो जाएगा, और सा से सिंधिया हो जाएगा। इस क्रम में है। आपकी कन्फ्यूजन हो सकती है सर बताइए पहले यानी कौन आएगा, तो पहले ये मामा 2 हैं, तो पहले मैसूर आएगा या मराठा आएगा। तो ध्यान रखिएगा मैसूर 1799 का चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, और उसमें फिर कौन, तो ये युद्ध करते हुए वीरगति को टीपू सुल्तान प्राप्त होगा, तो ये पहला वाला मैसूर ही आएगा, फिर दूसरा वाला मराठा आएगा। इसी के शासनकाल में याद रखिएगा 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है, और लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर भी कहा करता था। तो स्वयं को बंगाल का शेर कौन कहा करता था, तो ये लॉर्ड वेलेस्ली। इसके बाद 1805 से 1807 2 साल के लिए सर जॉर्ज बार्लो गवर्नर जनरल बनता है, और इसके काल में याद रखिएगा 1806 का कहाँ का, बेल्लोर का सिपाही विद्रोह होता। तो पूछेगा 1806 का बेल्लोर का सिपाही विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ, सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 7 के बाद 1807 से लेकर 13 के बीच कौन, लॉर्ड मिंटो प्रथम आता है, लॉर्ड मिंटो प्रथम। और लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल कब का है, 1807 से 13 है, और इसके काल में महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा अमृतसर की संधि की जाती है। कब, 25 अप्रैल, कब की जाती है, 25 अप्रैल 1809 में। 25 अप्रैल 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा अमृतसर की संधि की जाती है, और इसी लॉर्ड मिंटो प्रथम के काल में ही 1813 का चार्टर एक्ट पारित होता है, जिसमें 1 लाख रुपये कहा जाता है भारत में जो भाषाओं का विकास होगा शिक्षा के लिए व्यवस्था की जाती। और इसी अधिनियम से 1813 का जो अधिनियम है, याद रखिएगा चाय और चीन के अलावा शेष जो ब्रिटिश कंपनी का एक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया जाता है। अगला है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का काल कब से कब तक है, 1813 से 23 से 10 साल के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है, और इसके काल में 1814 से 16 के बीच कौन होता, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, और यह 1816 की कौन, सुगौली की संधि से समाप्त होता। और इसी के काल में 1822 में काश्तकारी अधिनियम पारित होते हैं। तो काश्तकारी अधिनियम पूछा जाए कब पारित हुआ, तो 1822 में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में 1813 से 23 10 साल तक ये रहता है।
इसके बाद अगला 5 साल के लिए गवर्नर जनरल बनके कौन आता है? लॉर्ड एमहर्स्ट आता है 1823 से 28 के बीच, और इसके काल में होता है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच, और 26 में यांडबू की संधि से यह युद्ध समाप्त होता है। उसके बाद बैरकपुर में सैनिक विद्रोह कर देते 1824 में, इसी के शासनकाल में। इसके बाद अगला गवर्नर जनरल बनाया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ये 1828 से 35 होता है। 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया जाता। 1829 में कर्नल सिलीमन के द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया गया। सबसे पहले सती प्रथा 1829 में, फिर 1830 में कर्नल सलीमन के द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया जाता है, और 1835 में फिर अगला क्या किया जाता है? तो ये 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन पूछेगा कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1835 में। और 1831 में इसके द्वारा मैसूर, 1834 में कुर्ग कर्नाटक का, और मध्य जो कछार क्षेत्र था असम वाला उसको भी मिला लिया जाता है। शिशु बालिका पर की जो हत्या होती थी उस पर भी इसी के द्वारा रोक लगाया जाता है। और इसी के काल में फिर आता है 1833 का चार्टर अधिनियम, और इसके द्वारा ध्यान दीजिएगा जो डबल जी बंगाल का था इसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला, पूछा जाए अंतिम बंगाल का डबल जी क्या था, अंतिम बंगाल का डबल जी कौन था, तो अंतिम बंगाल का डबल जी कौन था, तो अंतिम कौन था? यही लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का पहला डबल जी कौन था? अगर भारत का पहला डबल जी पूछा जाए, भारत का पहला डबल जी पूछा जाए गवर्नर जनरल, तब भी विलियम बेंटिक होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, यही विलियम बेंटिक होगा। बात समझ पाए? अब विलियम बेंटिक के बाद अगला कौन आता है? चार्ल्स मेटकाफ। यह काम का है। चार्ल्स मेटकाफ मात्र 1 साल के लिए होता, क्योंकि इसे भारतीय प्रेस का मुखदाता कहा जाता। भारतीय प्रेस पर जो भी प्रतिबंध लगाया गया था उसको हटा दिया गया, इसीलिए इसको भी तुरंत 1 साल बाद हटा दिया गया। इसके बाद अगला गवर्नर जनरल, अभी ध्यान समझिएगा, अब जो भी बन रहे हैं ये भारत के गवर्नर जनरल बन रहे हैं। अगला गवर्नर जनरल कौन बन के आता है? तो अगला गवर्नर जनरल बन के आता है लॉर्ड ऑकलैंड। अगला गवर्नर जनरल कौन बन के आता है? तो लॉर्ड ऑकलैंड बन के आता है। तो लॉर्ड ऑकलैंड का काल है 1836 से 42, 6 साल के लिए होता है। इसके काल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1839 से 42, और 1839 में इसी के शासनकाल में जो आप जीटी रोड देखते हो कलकत्ता से दिल्ली तक, इससे यानी बनाया जाता है, यानी निर्माण किया जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद लॉर्ड एलनबरो, ये 42 से 44 के बीच होता है। 1842 को सिंध में इसी के शासनकाल में मिलाया जाता है, और इसी के काल में दास प्रथा जो चल रही थी उसका भी अंत कर दिया जाता है। तो 2 कामों के लिए जाना जाता है एलनबरो, एक 1842 को सिंध में मिला लिया गया, और दूसरा दास प्रथा का अंत इसी के शासनकाल में कर दिया जाता है। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग आता 1844 से 48, 4 सालों तक एक रहता। इसके काल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 से 46, और नर बलि प्रथा पर रोक लगाई जाती है। फिर अगला काम का आता है जिसे भारत का आधुनिक निर्माता के रूप में जाना जाता है, लॉर्ड डलहौजी। 1848 से लेकर 56 के बीच इसका शासनकाल होता। इसके काल में सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध होता 1848 से 49, और इसी के काल में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता 1852 में। इसके बाद 1852 में ही इनाम कमीशन की नियुक्ति की जाती है, और इसके द्वारा व्यपगत नीति को लागू किया जाता। कौन सी? व्यपगत नीति को लागू किया जाता। और व्यपगत नीति के अंतर्गत किसको मिलाया जाता है? तो इसको कई वीडियो में भी बता चुके, बहुजन यानी सजस बहुजन। सजस, इसको ट्रिक क्या है इसकी? सजस बहुजन है। तो इसका कौन हो जाएगा? तो ये सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उसके बाद फिर बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इस क्रम में इनको मिलाया गया। तो सजस बहुजन इसको याद रखिएगा, कभी भूलोगे नहीं। तो 1856 में आगे अवध के नवाब जो वाजिद अली शाह होते उन पे कुशासन का आरोप लगा के अवध को भी मिला लिया जाता है। 1856 में ही तोपखाना कहाँ? कलकत्ता से मेरठ, यानी जो तोपखाना है 1856 में स्थापित किया जाता, और कलकत्ता से मेरठ यानी सेना को शिफ्ट किया जाता है, सेना मुख्यालय भी शिफ्ट किया जाता। और इसी के काल में आता है 1854 का वुड डिस्पैच, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा पूछा जाए तो इसी को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद 1857 में ये आगे फिर इम्पॉर्टेंट है, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई
3 प्रेसिडेंसी होती थी। कौन कौन? तो ये कलकत्ता हो गया, ये बम्बई हो गई, और ये कौन हो गया? मद्रास। इसके काल में 1857 में 3 यानी कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात होती है। और इसी के काल में नया पोस्ट ऑफिस 1854 में नया पोस्ट ऑफिस अधिनियम आता है। इसी के द्वारा PWD जो आज का देखते हो ये विभाग स्थापित किया जाता, और 1854 में ही लोक सेवा विभाग की भी स्थापना की जाती। तो चाहे नया पोस्ट ऑफिस एक्ट हो 1854 का लोक सेवा विभाग हो या PWD विभाग हो, इसी के काल में आता। और इसी के काल में सबसे पहले 1853 में यानी कहाँ से? 1853 में मुंबई से थाने के बीच, किसके बीच? मुंबई से थाने के बीच कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन भी चलाई जाती है। और इसी के काल में 1853 में कलकत्ता से आगरा तार सेवा भी शुरू की जाती है। इसके बाद 1856 से 62 के बीच लॉर्ड कैनिंग का काल होता है, और ये प्रथम वायसराय बनता, क्योंकि इसी के काल में आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम, और अब विक्टोरिया का शासन शुरू हो जाता। रानी विक्टोरिया के द्वारा उद्घोषणा की जाती है, और अब इसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में यानी सुनाया जाता और इसे लागू किया जाता है, जो आज का प्रयागराज है। तो ये प्रथम वायसराय बनता, और अंतिम डबल जी भारत का गवर्नर जनरल बनता, और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग होता है। और इसी के काल में इंडियन हाई कोर्ट 3 जो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तीनों में इंडियन हाई कोर्ट यानी एक्ट पास किए जाते और 3 हाई कोर्ट स्थापित किए जाते हैं। 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयासों से कौन? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में इसी के काल में पारित होता। लॉर्ड एल्गिन का काल मात्र 1 साल का 1862 से 63 है, और बहावी आंदोलन हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला है वहाँ पर बहावी आंदोलन शुरू हो जाता, और उसी के द्वारा अंत करने का प्रयास किया जाता। और लॉर्ड एल्गिन का 1 साल इसलिए क्योंकि निपट गया था ये हिमाचल प्रदेश यानी धर्मशाला में इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे इसी के बाद आता है लॉर्ड लॉरेंस। अब ये सब कट्टर वाले आ जाएंगे आगे। तो ये लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा 1864 से 69 5 साल का कार्यकाल व्यतीत किया जाता है। इसके द्वारा 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण बोला था। फिर ये भी जो लॉर्ड लॉरेंस होता है यानी प्रतिद्वंदी के रूप में उसे माना, और अच्छा खासा उसमें प्रतिद्वंदिता का जवाब दिया। इसी के काल में यानी अकाल आयोग बनता है 1865-66 में, जिसे हेनरी कैंपबेल के नाम से जाना जाता। तो पूछा जाए कि अकाल आयोग हेनरी कैंपबेल किसके काल में? लॉर्ड लॉरेंस के काल में यानी गठित किया गया था। 1865 में भारत यूरोप प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा यानी भारत से सीधे समुद्र के रास्ते होते हुए यूरोप तक जो समुद्री टेलीग्राफ सेवा इसी के काल में 1865 में शुरू की गई थी। इसके बाद आता है लॉर्ड मेयो। अगला कौन आता है? लॉर्ड मेयो आता है, और ये लॉर्ड मेयो का काल 1869 से 72 के बीच है। इसके द्वारा 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज और 1872 में ही कृषि विभाग की स्थापना की जाती है। कृषि विभाग की स्थापना की जाती, और ये अफगान के द्वारा इसे मारकर यानी अफगान ने चाकू मारकर इसकी हत्या कर देते हैं। लॉर्ड नॉर्थब्रुक अगला, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक का काल 72 से 76 के बीच है, और इसके काल में 1872 से 76 के बीच में पंजाब में कूका आंदोलन पूछा जाए तो कूका आंदोलन इसी के शासनकाल में होता है। पंजाब में कूका आंदोलन इसी के शासनकाल में होता है। अगला कौन है? अगला लॉर्ड लिट्टन है 1876 से 80, और सबसे कट्टर माना जाए इसी को। हालांकि उपन्यासकार, निबंधकार, लेखक, साहित्यकार सब कुछ था, और ये ओवन मेरिडिथ के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन इसी के काल में अगला अकाल आयोग बनता रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में 1878 का यानी शस्त्र अधिनियम इसी के काल में पारित होता, और ये कट्टर कई तरीके से था। सिविल सेवा में एज 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष कर दी जाती है, और इसी के शासनकाल में 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की जाती है। इसके बाद आता है लॉर्ड रिपन 1880 से 84, और इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता, क्योंकि यह जो भी समाचार पत्र से लेके जो भी यहाँ स्वशासन के लिए प्रयास किए उसके ये प्रयास करने में पूरा जोर दिया, और इसके बाद फिर ब्रिटिश को जब पता चला तो इसे वापस बुला लिया जाता है। 1882 का वर्नाकुलर प्रेस यानी जो चल रहा था इसके द्वारा समाप्त किया जाता है 1882 में। फिर ये जो 19 साल एज की गई थी सिविल सेवा, फिर से 21 वर्ष कर देता, और इसके द्वारा 1881 का प्रथम कारखाना अधिनियम आता है, और फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा इसे भारत के उद्धारक की संज्ञा भी दी
जाती है। इसके बाद लॉर्ड डफरिन आता है 1884 से 88। इसके काल में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता 1885 से 88 और पूरी तरह से बर्मा आज का म्यांमार इसे भारत में मिला लिया जाता है। इसके काल में 3 काश्तकारी अधिनियम पारित होते हैं, एक बंगाल का, एक अवध का, एक पंजाब का, तो तीनों पूछा जाए इसी के काल में पारित होते हैं। इसके बाद इसी लॉर्ड डफरिन के द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, क्योंकि इसकी स्थापना 1885 में हो चुकी होती, तो उसे अल्पसंख्यक लोगों का सूक्ष्म विद्रोह के रूप में उसे कहकर पुकारा जाता है, ये भी पूछा जा सकता। लॉर्ड लांसडाउन 1888-94 है। इसके काल में डूरंड रेखा का निर्धारण किया जाता, जो आज की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, उस समय भारत अफगानिस्तान के बीच हुआ करती थी। डूरंड रेखा और भारत और पाकिस्तान के बीच बताइए कि कौन सी रेखा भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा है, और भारत और पाकिस्तान के बीच बताइएगा कौन सी रेखा है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स से करिएगा। अगला 1891 में दूसरा यानी कौन, तो ये कारखाना अधिनियम आता है। इसके बाद लॉर्ड एलिगिन सेकेंड का काल कब है, 1894 से 99, और इसी के द्वारा यानी स्टेटमेंट दिया जाता है कि भारत को तलवार के बल पे जीता गया और भारत पे राज करना है, तो तलवार के बल पर ही भारत पे यानी राज संभव होगा। इसके बाद अगला आता लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। 1899 से 1905। इसके बाद 1901 से शुरू करते हैं, तो 1901 में इसके काल में कौन, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया जाता है। तो सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग 1901 में बनता। 1902 में फ्रेजर की अध्यक्षता में, सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया जाता है। 1902 में ही सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अधिनियम बनता है। कौन सा विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय आयोग बनाया जाता। और विश्वविद्यालय अधिनियम पूछे तो 1904 का है, ये आयोग 1902 का है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यानी दोनों आयोग, पुलिस आयोग केवल सिंचाई आयोग 1901 में बना है, जो सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ के अध्यक्षता में बना था। बाकी 1902 में 2 आयोग हैं, कौन सा, सर एंड्रयू फ्रेजर पुलिस आयोग और दूसरा सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग। लेकिन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पूछे तो 1904 का है, और 1904 में ही भारतीय पुरातत्व विभाग की भी स्थापना की जाती है, और पुरातत्व विभाग का अधिनियम भी 1904 में लाया जाता है। फिर लॉर्ड मिंटो सेकंड आते हैं 1905 से 1910 के बीच इनका शासनकाल होता है, और इसके काल में आगा खां और सलीम खां मिलके कहाँ ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। 1907 में इसी के शासनकाल में कांग्रेस का विभाजन होता है। उसके बाद मुसलमानों के द्वारा पृथक निर्वाचन माल्य मिंटो सुधार, जिसे भारत शासन अधिनियम 1909 कहा जाता है, इसी के काल में लाया जाता है। तो ये भी इसके काल में आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग सेकंड आता, 1910 से 1916 के बीच इसका शासनकाल होता। जॉर्ज पंचम के द्वारा 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, और फिर राजधानी 1912 में अगले ही साल कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाती है। इसके काल में 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका जाता है। बॉम्बे क्रॉनिकल को फिरोज शाह मेहता और गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा इसी के शासनकाल में प्रकाशित किया जाता है। तो बॉम्बे क्रॉनिकल पूछे तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा, प्रताप पूछे तो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा संपादित की जाती थी। अगला लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 के बीच होता है, और इसी के काल में कांग्रेस का एकीकरण किया जाता है। और कांग्रेस का एकीकरण मुस्लिम लीग कांग्रेस, ये सब 1916 में जो कांग्रेस समझौता होता वही है। और इसके शासनकाल में इसके शासनकाल में ध्यान दीजिएगा, यानी 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। 1917 में शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग का गठन किया जाता है, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के शासनकाल में होता है। इसी के शासनकाल में होता, और इसी के शासनकाल में 1919 का कौन सा, तो भारत शासन अधिनियम आता है। भारत शासन अधिनियम इसी के शासनकाल में आता है, और 1919 से ही प्रांतों में द्वैध शासन शुरू होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होती है कब, 1919 के अंतर्गत। 1919 के अंतर्गत इसके बाद आगे समझिएगा कि इसी को पहला वाला 1909 का, इसे कौन, माल्य मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसको मांटेंगो 1919 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता,
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इनमें पहला नाम भारत का राज सचिव है, दूसरा वाला नाम भारत का वायसराय है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लॉर्ड रीडिंग का काल क्या 1921 से 26, 21 से 26, तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर के पास होता है और फिर महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था उसे समाप्त कर दिया जाता है। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। 1921 में इसी के शासनकाल में केरल में मोपला विद्रोह होता है। 1921 में इस बात को ध्यान रखिएगा एम.एन. राय के द्वारा कौन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे सीपीआई बोलते हो कब स्थापित हुई 1921 में, किसके द्वारा, तो एम.एन. राय के द्वारा, माघवेंद्रनाथ राय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है सीपीआई की। 1925 में आर्य समाजवादी राष्ट्रवादी नेता होते हैं स्वामी श्रद्धानंद की, इसी के शासनकाल में हत्या कर दी जाती है। इसके बाद कौन आता, लॉर्ड इरविन, और 26 से 31 के भी लॉर्ड इरविन का शासनकाल होता है 26 से 31, और 3 फरवरी 1928 को साइमन बम्बई पहुंचता है। हालांकि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था, तो 1927 में किया था, लेकिन भारत कब पहुंचा, 3 फरवरी 1928 को पहुंचता है। फिर इसको काले झंडे और गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप लाला लाजपत राय पर पुलिस लाठीचार्ज करती है और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती। फिर 1929 में दिल्ली असेंबली में बम कांड होता है। बटुकेश्वर और भगत सिंह बम फेंकते और वहां सीधे पकड़े जाते और सीधे इनका कहना होता है कि हमें बहरे कानों को सुनाना है। फिर 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू होती है। 13 सितंबर 1929 को जतिन दास की मृत्यु हो जाती और फिर 26 जनवरी 1930 को यानी कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है और उसमें संकल्प लिया जाता कि अगला जो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा, तो ये 26 जनवरी 1930 को मनाए जाने का स्वतंत्रता दिवस का संकल्प लिया जाता है। इसी के शासनकाल में 5 मई, ये डेट याद रखिएगा, 5 मई 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है और गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है। 25 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, ये कब का है, तो ये 5 मई 1930 को कौन सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। फिर 12 नवंबर यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले हुआ, उसके बाद फिर उसी के बाद फिर 12 नवंबर 1930 को लंदन में गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत होती, लेकिन पहले में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। उसके बाद 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और इसी के बाद सविनय अवज्ञा को स्थगित कर दिया जाता है और इसके बाद गांधी जी फिर जाते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, राजपुताना जहाज से जाते हैं पार्टिसिपेट करने। उसी के बाद फिर आपका आगे ध्यान रखिएगा लॉर्ड विलिंगटन, और लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल का भी 31 से 36 है और इसके शासनकाल में कौन, तो द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है, गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद इसमें गांधी जी को निराशा ही हाथ लगती और फिर से 3 जनवरी 1932 को गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है। उसी के बाद 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अवार्ड, कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किए जाते हैं और दलितों को अलग से क्या कर दिया जाता है, यानी अलग से आरक्षण प्रदान कर दिया जाता है, पृथक आरक्षण प्रदान किया जाता है। गांधी जी बहुत व्यतीत होते हैं, फिर आपका जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर देते हैं और उसी के बाद फिर अम्बेडकर के साथ इनका 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। तो याद रखिए, पहले सांप्रदायिक अवार्ड आया अगस्त में, अगस्त के बाद कब 16 अगस्त में, और उसी के 16 अगस्त के अगले ही महीने में 24 सितंबर 1935 को पूना पैक्ट होता है। एक घटनाओं का क्रोनोलॉजी पूछा जा सकता है, तो कम्युनल अवार्ड पहले है और पूना पैक्ट बाद को है, ध्यान रखिएगा। यानी कम्युनल अवार्ड का ही आउटकम था कि आगे कौन पूना पैक्ट हुआ। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को थर्ड काउंट यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है, लेकिन इसमें कांग्रेस फिर से पार्टिसिपेट नहीं करती है। एकमात्र व्यक्ति जो तीनों में पार्टिसिपेट किए थे उनका नाम क्या था, अम्बेडकर साहब। अम्बेडकर साहब पहले, दूसरे, तीसरे तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और कौन पार्टिसिपेट नहीं किए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, किसी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। आगे लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल 36 से 43 है। इसके शासनकाल में पहली बार कांग्रेस 8 प्रांतों में चुनाव होते हैं और 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में यानी कांग्रेस के द्वारा सरकार बनाई जाती है और स्पष्ट बहुमत कहाँ 6 में मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और भारत से बिना पूछे भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया जाता है। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, इसी में क्या होता है 1938 और 1939 का यानी 38 का हरिपुरा, यह हरिपुरा अधिवेशन होता है और उसमें सुभाष बाबू इसमें चुनाव जीतते हैं। उसके बाद 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, यहाँ 3 आ रहा है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 होगा, त्रिक बन जाएगा, तो त्रिपुरी अधिवेशन होता है जिसमें सुभाष बाबू जीतते हैं, लेकिन
पट्टाभ सीतारामैया हार जाते, फिर गांधी जी कहते हैं मेरी पर्सनल हार है। उसी के बाद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से इस्तीफा दे देते और अलग से कब 1 मई 1939 को क्या करते हैं, बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। और फॉरवर्ड ब्लॉक उससे भी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे अध्यक्षता कौन कांग्रेस के किए थे, अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र बाबू को, आगे राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। आगे देखो 1940 में लाहौर अधिवेशन होता है और इसमें पाकिस्तान की मांग की जाती है। और इसी के बाद अगला होता है 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव आता है। इसके बाद 1942 को क्रिप्स मिशन आता है, ये हो जाता फेल। और जब क्रिप्स मिशन पहले आया, इस बात का ध्यान रखिएगा, उसी के बाद 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है। और इसमें ऑपरेशन 0 आवर चलाकर जो शीर्ष नेता थे उनको सबको जेल में ठूस दिया जाता है। 1943 में इसी के शासनकाल में बंगाल में भयंकर अकाल की भी स्थिति उत्पन्न होती है। इसके बाद अगला लॉर्ड वेवल 1944 से 47 इसका काल होता है। इसके काल में 1945 में शिमला समझौता, 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और 20 फरवरी 1947 को लॉर्ड जो प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते हैं लेबर पार्टी के लॉर्ड क्लीमेंट, इनके द्वारा कहा जाता है कि जून 1948 को भारत को सत्ता सौंप दी जाएगी। फिर मार्च 1947 से जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन आता है और सत्ता हस्तांतरण के लिए ये 24 मार्च 1947 को यानी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को क्या कहता है, यानी माउंटबेटन योजना पेश करता है। कब, तो ये 3 जून को कहा गया भारत के हाथों में सत्ता सौंप दी जाएगी। और ये घोषणा कब होती है, 24 मार्च 1947 को। 4 जुलाई को, ये डेट याद रखिएगा, 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया जाता है। और फिर वह 4 जुलाई को पेश किया गया, कौन इटली के द्वारा और ब्रिटिश पीएम इटली के द्वारा। और 18 जुलाई को ये वहाँ से स्वीकृति इसको मिल जाती है। और फिर 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है। तो ये थी पूरी एक कहा जाए ये कार्यक्रम। और फिर पूछा जाए अंतिम भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो यही कौन था, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम डबल जी, फिर लॉर्ड माउंटबेटन होगा। लेकिन ये पूछा जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये कौन हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे आइए कुछ बुकों का जल्दी देखते हैं। तो ये 1926 में इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ पब्लिक लीग की स्थापना की गई थी। पूछे कब, तो इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ पब्लिक लीग की स्थापना सुभाष बाबू और नेहरू जी 1926 में किए थे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आत्मीय सभा पूछा जाए तो ये 1815 में, 1825 में वेदांत कॉलेज, 1888 में ब्रह्म समाज, इन तीनों की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। 1815 में आत्मीय सभा, 1825 में वेदांत कॉलेज, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। तत्वबोधिनी सभाएं पूछे तो ये तत्वदेव याद रखना, तो ये देव से रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, 1839 में इसकी स्थापना करते हैं। युवा बंगाल आंदोलन पूछे तो ये 1826 में हेनरी लुई विवियन डेरेजियो के द्वारा शुरू किया गया था। दादा भाई नौरोजी का पूछा जाए तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में, रहनुमाई माजदायान सभा 1851 में, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में, इन तीनों की दादा भाई नौरोजी शुरुआत किए थे। तो पहले ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843, रहनुमाई माजदायान सभा 1851, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866। 1840 में गोपाल हरि देशमुख के द्वारा परमहंस मंडली की स्थापना की जाती है। आगे ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में सत्यशोधक समाज और बालिका विद्यालय 1851। तो बालिका विद्यालय पूछा जाए तो 1851 और सत्यशोधक समाज पूछा जाए तो 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापित की जाती है। उसके बाद मोहम्मडन अगर ये पूछा जाए, कौन मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, तो 1863 में अब्दुल लतीफ़ के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इसके बाद सर सैयद अहमद खां
तो साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में, अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में किसके द्वारा, सर सैयद अहमद खां के द्वारा शुरुआत की जाती है। एम.जी. रनाडे का पूछा जाए, पूना सार्वजनिक सभा 1867 में, महागोविंद रनाडे इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, तो दो ये महागोविंद रनाडे का याद रखिएगा, 1867 और 1887। 67 यानी 20 साल पहले पूना सार्वजनिक सभा और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के स्थापना 1887 में 20 साल बाद करते हैं महागोविंद रनाडे। प्रार्थना सभा पूछा जाए तो प्रार्थना सभा में कोई एक नहीं था, कई लोग थे। प्रार्थना सभा की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से महागोविंद रनाडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्रनाथ टैगोर, इन सब लोगों ने मिलकर किया था। वेद समाज पूछे, इंपॉर्टेंट है, इसको लगाइए इंपॉर्टेंट। वेद समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। वेद समाज की स्थापना, एक तो आर्य समाज हो गया, दूसरा वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा 1867 में इसकी स्थापना की जाती है। इंडियन लीग पूछे तो 1875 में शिशिर कुमार घोष, आर्य समाज पूछे तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इसके बाद इंडियन सोशल एसोसिएशन पूछा जाए तो इंडियन सोशल एसोसिएशन की स्थापना 1876, ये भी इंपॉर्टेंट लगाइए। इंडियन एसोसिएशन पूछा जाए तो 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की जाती है। थियोसोफिकल सोसाइटी पूछे तो 1882 मैडम ब्लावस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा। यूनाइटेड इंडियन कमेटी पूछे तो यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 में व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की जाती है। अब उससे भी इम्पॉर्टेंट है ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी, 3 प्रकार की प्रेसिडेंसी बनी, एक कलकत्ता, एक बॉम्बे और एक मद्रास। तो समझते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बनता, और इसमें कौन, तो ये मेहता, लास्ट वाला मेहता, तैलंग और तैयब जी, केटी तैलंग और तैयब जी, ऐसे तैयब, तैलंग, मेहता, 3 लोग इसकी स्थापना करते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1885। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना किसके द्वारा की जाती, 1885 में फिरोज शाह मेहता और तैयब और तैलंग के द्वारा की जाती है। इसके बाद 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन, 10 साल पहले 1887 में बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की जाती है। शारदा सदन पूछा जाए तो शारदा सदन की स्थापना 1889 में पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी। अभिनव भारत संस्था पूछा जाए तो 1904 में कौन, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पूछा जाए तो ये 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अनुशीलन समिति पूछा जाए तो 1907 का वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा की जाती। सोशल सर्विस लीग, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1911 में श्री मल्हार जोशी के द्वारा सोशल सर्विस लीग की स्थापना की जाती है। 1912 में विश्व भारती, 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा स्थापना की जाती है। हिंदू महासभा पूछा जाए तो 1914 में मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग पूछा जाए 1917 में तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया जाता है। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधु, जिसमें शौकत और मोहम्मद अली इन दो होते, इनके द्वारा शुरू किया जाता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन पूछा जाए तो ये 1920 में एन.एम. जोशी इसके स्थापना करते हैं। स्वराज पार्टी 1930 में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, पीछे भी जान चुके हो। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे आचार्य के नाम से जाना जाता है, 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इनके कई साथी और शामिल होते हैं। बहिष्कृत हितकांडी सभा 1924 में अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत हितकांडी सभा की स्थापना की जाती। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा। नवजवान सभा पूछा जाए 1926 में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल, तीनों नाम रट लीजिए, कौन, भगत सिंह, छबील दास और यशपाल के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। फिर जो HRA था, HRA यही यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में होता। भगत सिंह इसमें शामिल होते हैं। खुदाई खिदमतगार पूछे तो 1930 में अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमतगार की स्थापना की जाती है। अगला पूछा जाए हरिजन सेवक संघ पुणे 1932 में गांधी के द्वारा यानी हरिजन सेवक संघ पुणे में स्थापना की जाती। स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी पूछे तो 1936 में अम्बेडकर के द्वारा इसका गठन किया जाता है। आज़ाद हिंद फौज पूछे तो 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद सरकार पूछे तो ये आज़ाद हिंद फौज, याद रखिए, रास बिहारी बोस हैं। बोस कौन, रास बिहारी बोस 1942 में। लेकिन आज़ाद हिंद सरकार पूछे तो ये अपने बाबू सुभाष चंद्र बाबू 1943 में स्थापना करते हैं। अब अंत में कुछ और चीज़ें जान लीजिए, यानी गोपाल कृष्ण गोखले अपना आध्यात्मिक राजनीतिक गुरु किसको, महागोविंद रनाडे को मानते थे, और सुभाष चंद्र बाबू महात्मा गांधी किसको, तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो ये चित्तरंजन दास को,
और भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता। शुद्धि आंदोलन का प्रवक्ता कौन है? तो ये दयानंद सरस्वती हैं। एवो ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता। इन्हीं को जो कांग्रेस का उपज माना जाता है। अगर लाहौर षड्यंत्र केस पूछा जाए तो ये 8 अप्रैल 1929 याद कर लीजिए। कब? 8 अप्रैल 1929 को लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। इसमें भगत सिंह, बटुकेशर दत्त के द्वारा कौन? तो ये कौन? ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। कौन? भगत सिंह और बटुकेशर के द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पूछे तो ये 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, SM जोशी इनके द्वारा क्या? तो ये कौन सी पार्टी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। नौसेना का विद्रोह पूछे तो 19 फरवरी 1946। नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? 19 फरवरी 1946। कब? 19 फरवरी 1946 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब? तो ये 16 अगस्त। कब? ये 16 अगस्त। कब? ये 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। भूदान आंदोलन पूछे तो 1951 पोचमपल्ली के द्वारा शुरू किया जाता है। आगे देखिए, कुछ आविष्कार हुए उसको भी समझ लीजिए। जैसे आगे देखिएगा। हाँ, आगे देखिए, फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन। शटल किसी के ऊपर गिराओगे तो उसकी जान चली जाएगी। फ्लाइंग करके अगर शटल फ्लाइंग करते हुए किसी के ऊपर शटल गिराओगे, शटल को शटर कर दीजिए, शटर गिराओगे तो उसकी जान जाएगी। तो ये कौन किए हैं? फ्लाइंग शटल जैसे आएगा, शटर गिराओगे जान जाएगी। बस आपको याद आ जाएगा 1733 में। 1700 फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब हुआ था? 1733 में। शटर गिराओगे जान जाएगी जान। 1733 में। स्पिनिंग जेनी पूछे जा तो हरग्रीव्स 1765 में। स्पिनिंग जेनी के आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा 1765 में किया जाता है। कब? 1765 में। कौन? जेम्स हरग्रीव्स। वाटर फ्रेम पूछे तो रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा 1767 में। कौन? वाटर फ्रेम की स्थापना की जाती है। वाटर फ्रेम की स्थापना रिचर्ड आर्कराइट। उसके बाद स्पिनिंग पूछा जाए, स्पिनिंग म्यूल, तो इसका सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा 1776 में इसका आविष्कार किया जाता। और ये सेफ्टी वाल पूछे तो हम्फ्री डेवी के द्वारा 1815 में इसका आविष्कार किया जाता है। अब कांग्रेस के कुछ अधिवेशन जो हुए हैं उसको देख लेते। सबसे पहले कांग्रेस का पहला बम्बई में अधिवेशन हुआ। ये सारे बम्बई वाले ही इकट्ठा लिख दिए हैं और इसको बिल्कुल आप नाम ध्यान रखना है। तो बम्बई का अधिवेशन 1885 में हुआ और ये बा से व्योमेश चंद्र, कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी, बाबा वाले सब है। व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा प्रथम अध्यक्षता की जाती है और 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। और तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी क्या किया जाता है? अध्यक्षता बुलाई जाती है। इस बात का भी ध्यान रखिए। तो ये बम्बई वाला अधिवेशन कब? 1885 में। व्योमेश चंद्र बनर्जी और 72 प्रतिनिधि इसमें सपोर्ट करते हैं, यानी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बम्बई में कौन कौन अधिवेशन हुए अब दिमाग में बैठाने की कोशिश करें। 1885, फिर 1889, फिर 1904, 1915, 1918, 1934। ये बम्बई वाले सारे हैं, इकट्ठा लिखे हैं, याद करिए। 1885, 89, 1904, 1915, 1918, 1934। याद हुआ? याद हो जाना चाहिए। कौन कौन बम्बई में अधिवेशन हुए? तो इसका बम्बई वाले अधिवेशन कौन कौन कांग्रेस के हैं? तो हमने क्या बताया? 1885, 89, 1904, 1915, 1918, 1934। तो ये बम्बई वाले अधिवेशन कौन है? 1885, 1889, 1904, 1915, 1918, 1934। टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अधिवेशन हो गए। 1885, 1889, 1904, 1915, 1918, 1934। पहले व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका शॉर्टकट नाम कैसे याद रखो कि कौन अध्यक्षता किया? तो बिहेश हंसराज। 2-3 बार बोलिए। बम्बई में हुआ तो बिहेश हंसराज, ऐसे 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। इतने अधिवेशन आपके बम्बई में कौन कौन? 1885, 89, 1915, 1904, 1915, 1918, 1934। कौन कौन? बिहेश हंसराज। पहला वाला कौन? बी से हो गया व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहला वाला व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गया। 20 से अगला हो गया 1889 वाला सर विलियम वेडरबर्न। फिर 1904 वाला सर हेनरी कॉटन। सा से फिर क्या होगा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और उसके बाद हंस से क्या हो गया? यानी हंस से हसन इमाम। और इसी में कांग्रेस का दोबारा विभाजन होगा। कांग्रेस का 2 बार विभाजन हुआ। सूरत वाला फिर अगला, इसी में कांग्रेस का दूसरा विभाजन। और राज से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखो
बम्बई में अधिवेशन कौन हुए, ऐसे आप कॉपी में लिखिए 1885, 1889, 1904, 1915, 1915 के बाद 18, 1934। सर विलियम बेटर, पहले वाला भीमचंद बनर्जी हो गया 85, ये काट दीजिए। बीहेस हंसराज जी के आगे याद रखना, बीहेस विलियम बेटरबर्न, बीहेस बीहेस से कौन हो गया, हेनरी कॉटन अगला 1904 वाला, 1915 वाला बीहेस, तो ये कौन हो गया, यानी अगला वाला कौन हो गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और उसके बाद ये वाला कौन हो गया, तो ये हो गया हसन इमाम और रासे राजेंद्र प्रसाद 1934। आगे आइए, तो ये आपका याद हो गया। कलकत्ता अधिवेशन वाला ध्यान दीजिए, कलकत्ता अधिवेशन कई हुए हैं और इसमें कुछ कुछ काम किए हैं। तो कलकत्ता अधिवेशन, तो बीहेस हंसराज ये बम्बई वाले अधिवेशन हो गए, आप बिल्कुल नहीं भूलना है। अब कलकत्ता के पहले सन देख लीजिए, 1885 में मुंबई में हुआ था और 86 में उसी के बाद कलकत्ता में हुआ। तो 1886 हुआ, फिर 90 हुआ, फिर 96 हुआ, फिर 1901 हुआ, फिर 1906 हुआ, 1911, 1917, 1920, 1928, 1928 के बाद 1933, 1933। इतने अधिवेशन कहाँ हुए हैं, कलकत्ता में। चलो भाई, कैसे ध्यान रखना, 1886, 1890, 1886, 1890, 1896, पहले में 4, फिर 6, फिर 5 का गैप, फिर 5 का गैप, 6, 5, फिर 5 का गैप। देखो भाई, 1886, 90 याद होगा ही। उसके बाद फिर 96, 6 में 5 का गैप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, सो ये 1901, फिर 5 का गैप तो 1906 हो जाएगा, फिर 5 का गैप तो 1911 हो जाएगा। इन सब में 5 5 का गैप है। पहले 2 हटा दीजिए, बाकी सब में क्या क्या है, 5 का गैप है, 5 का गैप है। यानी तो 1886, फिर 1890, फिर 1890 के बाद 6 का गैप है, 1896, 1896 के बाद फिर 5 का तो 1901, फिर 5 का 1906, फिर 1911 और 11 के बाद फिर 6 के गैप है तो 1917, 1917 और 1917 के बाद फिर 1920 और 20 के बाद 1928, 1933। लास्ट वाले में भी कितना है, तो ये 5 का गैप है तो 1917, 1917 के बाद 1920, 1920 के बाद 1923, 1923 के बाद 28 और 33। टोटल इतने अधिवेशन कहाँ हुए हैं, ये हुए हैं कलकत्ता में। तो कलकत्ता वाले अधिवेशन टोटल पूछा जाए तो कैसे, 1886, 1890, 1896, 1901, 1906, 1911, 1911 के बाद 1917, 1920, 1920 के बाद 1923, 1923 के बाद 1928, 1923, 1923 के बाद 1920, 1920 के बाद 1928 और लास्ट वाला 1933। कौन किसकी अध्यक्षता किए ये हम लोग समझ लेते हैं। तो कैसे आप ध्यान रखना है, कलकत्ता वाले, तो दादा फिरोज रहीम से दिन में विष पिया, दादा फिरोज रहीम से, दादा फिरोज रहीम दिन में विष पिया, दादा फिरोज रहीम से दिन में विष पिया, एनी लाला ने मोती नेल्ली से लिया। ऐसे बोलोगे, कौन, दादा फिरोज रहीम ने दिन में विष पिया, दादा फिरोज रहीम ने, दादा फिरोज थे, दादा फिरोज रहीम यानी दादा फिरोज रहीम उनका नाम था, दादा फिरोज रहीम दिन में विष पिया, एनी ये पहले कोड बना, ये ऐसे बोलिए, दादा फिरोज रहीम ने दिन में विष पिया, एनी लाल ने मोती नेल्ली से लिया, एनी लाल ने मोती नेल्ली से लिया। सारे आपके यहाँ से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले 1886 में दादा भाई नौरोजी, 1886, 1890 तो ये कौन हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता, 96 रहीम से तो रहीमतुल्लाह सयानी, और इसी के दौरान 1896 में वंदे मातरम पहली बार गाया जाता है। फिर दिनसा इदुल जी वाचा 1901 में, फिर बिसन से, हाँ उसके बाद 1906 में कौन है, फिर दादा भाई नौरोजी के द्वारा यानी पहली बार होता है कि स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यानी दिनसा से, फिर यानी दिन में, तो दिनसा से दादा भाई नौरोजी, यानी ये दिन से क्या हो जाए, दिनसा हो गया। फिर यहाँ 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और फिर ये 1911 में डॉक्टर पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा, और पंडित बिशन नारायण धर के अध्यक्षता में
1911 में ही पहली बार जनगण मन गाया जाता है। 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा और पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। 1920 में विशेष अधिवेशन होता, लाला लाजपत राय अध्यक्षता करते। 1928 वाला मोतीलाल नेहरू और नेल्ली श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता 1933 की अध्यक्षता करती हैं। तो ये क्या बोलोगे? दादा फिरोज रहीम ने दिन बीस पिया, एनी लाल ने मोती नेल्ली से लिया। एनी लाल ने मोती नेल्ली से लिया, इससे आपका याद हो जाएगा। तो पहले वाले में बिहेश हंसराज और दूसरे वाले में 1886, 1890, 90 के बाद 1896, फिर 5 का गैप 1901, 1905 में फिर ऐड करिए 1906, फिर 5 ऐड करिए 1911, 1911 के बाद 6 का गैप 1917, 1917 के बाद 1920, 1920 के बाद 1928, 28 के बाद सीधे 5 का गैप 1933। सारे अधिवेशन ये कलकत्ता में हुए। याद कैसे रखना? तो हमने कहा दादा फिरोज रहीम ने दिन में बीस पिया, एनी लाल ने मोती नेल्ली से लिया, बस काम खत्म। ऐसे बोलोगे बस याद हो जाएगा। और पहले वाला बिहेश हंसराज और उसमें कौन? 1885, 1885 के बाद 1889 और 1904, 1885, 1889, 1904, 1915, 1918, 1934 से बम्बई वाले हैं। सारे काम खत्म, सारे कलकत्ता वाले ज़्यादा हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आता है कौन? तो ये आता है कहाँ का अधिवेशन? ये है मद्रास के अधिवेशन। और मद्रास का 1887 में पहला अधिवेशन होता है। इसका नाम ही आपको पता होगा, कौन? बदरुद्दीन तैयबजी। और प्रथम मुस्लिम ये अध्यक्ष होते कांग्रेस के, जो अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद फिर 1800 यानी 87 हो गया। 87 में 7 प्लस करोगे तो 1894। तो 87 जितना था उसी में अगला ऐड कर दोगे लास्ट वाला अंक, तो 87 7 94, 1894 में तो ये अल्फ्रेड वेब के द्वारा अध्यक्षता की जाती। फिर 1898 में आनंद मोहन बोस के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। अगला है 1898 के बाद 1903 में कौन? लाल मोहन घोष के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। और लाल मोहन घोष के बाद फिर 1903 के बाद 1908 में डॉक्टर रास बिहारी बोस के द्वारा यह अध्यक्षता की जाती है। और इसी में कांग्रेस का संविधान भी निर्मित किया जाता है। तो इसी 1908 में कांग्रेस का संविधान निर्मित किया जाता है। 1914 में भूपेंद्र नाथ बसु के द्वारा अध्यक्षता की जाती। 1927 में डॉक्टर एम.ए. अंसारी के द्वारा की जाती है और इसी में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है। 1988 में इलाहाबाद, या तो आगे तो इलाहाबाद आ गया, बस ये अंसारी तक आपको ध्यान रखना है। तो ये मद्रास में कितने अध्यक्षता यानी कितने अधिवेशन हुए? तो 1 2 3 4 5 6 1 7 अधिवेशन मद्रास में हुए हैं। 7 अधिवेशन मद्रास में। तो पहला अधिवेशन कब हुआ? 1887 में, 7 प्लस कर देना 1894 में, 94 के बाद 98 और उसके बाद फिर 1903 के बाद 1914, 1927, 1914 और 27, 1903 के बाद 1908, 8 के बाद 1914, 1927। तो ये आपके कहाँ हुई है? मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुई है। पहले वाले में शॉर्टकट क्या है? बिहेश हंसराज है। दूसरे वाले में क्या है? दादा फिरोज रहीम ने दिन में बीस पिया और मोती दादा फिरोज रहीम ने दिन में बीस पिया और मोती कौन आगे क्या बताए थे? हाँ, दादा फिरोज रहीम ने दिन में बीस पिया, एनी लाल उनका नाम, एनी लाल ने मोती नेल्ली से लिया। एनी लाल ने मोती नेल्ली से लिया। अब यहाँ इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? बेब आनंद लाल ने रास भूप के साथ अंसारी में किया। बेब आनंद लाल ने रास भूप के साथ अंसारी में किया। बेब आनंद लाल ने, तो बेब से अल्फ्रेड वेब हो जाएगा, आनंद से आनंद मोहन दास, लाल से लाल मोहन घोष, रास से रास बिहारी बोस, भूप से भूपेंद्र नाथ बसु, अंसारी में एम.ए. अंसारी। बस कौन? बेब आनंद लाल कौन नाम था? बेब आनंद लाल ने किसके साथ? रास माने रास रसाना, रास भूप के साथ अंसारी में किया। किसके साथ किया? भूप के साथ। कहाँ किया? अंसारी में। तो बेब आनंद लाल ने रास भूप के साथ अंसारी में किया। बेब आनंद लाल ने रास भूप के साथ अंसारी में किया। पहले रास कहाँ किया? भूप के साथ अंसारी में किया। बेब आनंद लाल ने रास भूप के साथ अंसारी में किया। ये भी आपके सारे याद हो गए। तो इलाहाबाद के मात्र 3 है। 1888 वाला सबको पता, जॉर्ज यूल प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष
फिर 92 का व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं, 1910 का सर विलियम बेंटन बर्न। तो इलाहाबाद के 3 अधिवेशन याद रखिए 1800। वैसे यूपी स्पेशल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप यूपी वाले विशेष ध्यान दें। 1888, 1892 और 1910 इलाहाबाद में 3 हुए। कौन कौन? 1888, 92। तो 1892 वाला व्योमेश चंद्र बनर्जी और 10 वाला विलियम बेटर बर्न और जॉर्ज यूल, ये तीनों आपके याद होने चाहिए। इलाहाबाद में 3 अधिवेशन हुए। कौन कौन कांग्रेस के अधिवेशन हुए? तो ये कांग्रेस के कौन कौन इलाहाबाद में अधिवेशन हुए? 1888, फिर 1892 और 1910। 1888 वाला जॉर्ज यूल ने किया, 1892 विलियम बेटन बर्न ने किया, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया, और 1910 वाला सर विलियम बेटन बर्न ने किया। इसके बाद फिर लाहौर में कौन कौन अधिवेशन हुए? 4। लाहौर में कितने? 4। तो दादा चमन याद रखना। लाहौर में जो अधिवेशन हुए उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या? दादा चमन। कौन सी है? दादा चमन। तो 1893, 1900, 1909, 1929 सब ये देखिए, यानी 1900, 1909, 1929। पहले वाले में ये 9 का गैप, फिर अगले वाले में 20 का गैप, तो ये आपका ध्यान रखिएगा। तो 1893, 1900, 1909, 1929 3 4 बार बोलोगे। 1893, 1900, 1909, 1929 ये लाहौर में अधिवेशन हुए। दादा चमन, दा से दादा भाई नौरोजी, और चा से चंद यानी एनजी चंद्रावरकर, और माँ से मदन मोहन मालवीय, और ना से कौन? तो नेहरू। 1929 वाला नेहरू पूर्ण स्वराज। तो ये लाहौर में कितने? दादा चमन, दादा भाई नौरोजी, और चा से चंद्रावरकर, और माँ से मदन मोहन मालवीय, और उसके बाद ना से नेहरू। कब? तो 1893, 1900, 1893, 1900, 1909, 1929 ये भी लाहौर अधिवेशन हो गया। कराची का बहुत आसान है, 1913 लिख के पलट दो। 1931 यानी 3 पहले 1, तो 2 अधिवेशन कराची में हुए, 1913, 1931। 1913 वाला जो अध्यक्षता किया है कराची में हो रहा है, तो ये कौन? तो ये 1931 वाला सबको पता, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, तो बिल्कुल ये पता है। तो ये कराची में हो रहा, तो मुस्लिम ही करेगा, तो कौन? नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 1907 सूरत का अधिवेशन हुआ, तो ये डॉक्टर रास बिहारी बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। डॉक्टर रास बिहारी बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, और ये कांग्रेस का इसी में विभाजन हो जाता है। आगे आइए दिल्ली में। तो दिल्ली में कौन कौन हुए? तो दिल्ली में भी पलट देना है। तो 1918 में मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता किया। 23 में हुआ था, तो अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा ये अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले, और ये 1932 वाला 1923 लिख के पलट देना, तो 1932 हो जाएगा। तो ये 23 का 32 वाला भी दिल्ली में हुआ। अमृत रणछोड़ दास सेठ ने किया। 1932 वाला किया। तो दिल्ली में कितने हुए? 3। 1918 ऐसे याद कर सकते हो, प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ। सभी नेता दिल्ली में इकट्ठा हुए थे बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली वाला 1918, 1923 और उसके बाद फिर 1932। 23 को पलट देना, 1932 बन जाएगा। दिल्ली में 3 पहले वाले कौन? तो मदन मोहन मालवीय 1918 वाला। 1923 वाला सबसे युवा कौन? अबुल कलाम आज़ाद। 1932 रणछोड़ दास सेठ। लखनऊ तो अभी आपने पीछे देखा 3 अधिवेशन हुए थे इलाहाबाद में। 1888, 1892, 1910। 1888 वाला जॉर्ज यूल, 1892 व्योमेश चंद्र बनर्जी, 1910 विलियम बेटर बर्न। इसी प्रकार लखनऊ में भी 3 अधिवेशन हुए हैं। कब कब हुए? तो एक 1899 में हुआ, एक 1916 में हुआ, एक 1936 में हुआ। 1899 वाला रमेश चंद्र दत्त के द्वारा किया गया। 1916 वाला अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा किया गया, और इसी में कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हुआ। और 1936 वाला जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। यूपी स्पेशल वाला फोकस विशेष ध्यान दे। तो 3 अधिवेशन कौन कौन हमने बता दिया। इलाहाबाद में भी 3, लखनऊ में भी 3, 6 अधिवेशन अभी यूपी में हुए हैं कांग्रेस के, वो आपने समझ लिया। तो 1899, 1916, 1936 से 3 लखनऊ में हुए। कानपुर में 1925 वाला हुआ। ये 7 अधिवेशन हो गए यूपी में। तो 1925 में श्रीमती सरोजिनी नायडू और इन्हीं ये प्रथम भारतीय महिला यानी कांग्रेस अध्यक्ष बनती हैं, प्रथम भारतीय होती हैं। 1926 वाला 25 के बाद 26 वाला गुवाहाटी में हुआ। श्रीनिवास अय्यर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। श्रीनिवास अय्यर के द्वारा, और इसमें खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया जाता है। नागपुर में 2 अधिवेशन हुए। 1891, 1920।
1920 वाला ध्यान रखिएगा, ये CV राघवाचार्य के द्वारा किया जाता है। इसमें कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन होता। P आनंद चार्लू के द्वारा 1891 में होता। तो नागपुर में दो हैं, 1891 1920 और P आनंद चार्लू 1891, वीर राघवाचार्य यह 1920 में होता है। अमरावती में एक ही 1897 C शंकरन नायर के द्वारा अध्यक्षता की जाती। C शंकरन नायर 1897 में। कहाँ? अमरावती। पूना में कब? 1895 में होता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। बेलगांव पूछे तो 1924 महात्मा गांधी, एकमात्र अधिवेशन था जो गांव में हुआ था जिसकी अध्यक्षता यानी महात्मा गांधी ने किया था। रामगढ़ 1940 में हुआ। अबुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्षता करते हो। 23 में भी अबुल कलाम आज़ाद किए थे। गया वाला गया 22 में गया, 22 में आया तो गया वाला 1922 में हुआ। देशबंद चित्तरंजन दास के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। बांकीपुर 1912 में, और इसी के 10 साल बाकी थे तो बांकीपुर 12 में हुआ। बा से 12 तो 1912 में बांकीपुर हुआ और 1922 में गया हुआ। और बांकीपुर वाले की आर्यन मंधोलकर ने किया था और 1922 वाला देशबंद चित्तरंजन दास के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। 1905 का कौन सा? बनारस अधिवेशन होता है। और एक कानपुर 1925 वाला सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला, और 1905 वाला बनारस वाला अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की जाती है। अहमदाबाद 1902 और 1921, 1902 वाला सुरेंद्र नाथ बनर्जी अध्यक्षता करते, 1921 वाला हकीम अजमल खां करते हैं। काकीनाडा 1923 में होता। मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा अध्यक्षता की जाती। 1919 वाला अमृतसर पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। पीछे हमने शायद गलत बोल दिए थे। फैजपुर प्रथम अधिवेशन होता 1937 में जवाहरलाल नेहरू करते हो। प्रथम बार ये होता गांव में आयोजित होता है। हरिपुरा 1938 में सुभाष चंद्र बोस, त्रिपुरी 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। मेरठ 1946 JB कृपलानी आज़ादी के समय अध्यक्ष होते। 1948 में आज़ादी के बाद 1948 में जयपुर होता और पट्टाभ सीतारामैया इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1950 में नासिक में होता और ये पुरुषोत्तम दास टंडन इसकी अध्यक्षता करते। और बस 1 मिनट। हाँ, ये सब हो गया था। अब लास्ट वाला उसमें हम चल रहे थे। हाँ, ये 1947 में दिल्ली में विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता किए थे। अब कौन किसकी क्या उपाधि दिया? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, इसको महात्मा गांधी ने पुकारा था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कौन कहते हैं? महात्मा गांधी। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा को कहा जाता था, महात्मा गांधी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सरदार वारदौली की महिलाएं सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा था। देश रत्न ये महात्मा गांधी ने कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कायदे आजम, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम में महात्मा गांधी ने कहा था। देश नायक ये सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। देश का नायक कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था देश नायक सुभाष चंद्र बोस को। विवेकानंद को विवेकानंद महाराजा खेतरे की महाराजा ने कहा था। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपिता, ये सही कर लीजिएगा, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को संबोधित किया जाता है। अकबर सेकंड के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी जाती है। बाकी इसमें कुछ है नहीं, सब जानते हो। 12 अगस्त को हाथी और युवा दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। बाकी इसमें काम का आपके लिए कुछ है नहीं। अब आते हैं 16 महाजनपद, खटाखट देखते हैं। 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय से मिलता है। अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ? अंगुत्तर निकाय से मिलता है। इसमें कौन है? अंग की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी गिरब्रज या राजगृह थी। काशी की वाराणसी थी। वत्स की कौशाम्बी थी। बज की वैशाली विदेह या मिथिला थी। कौशल की श्रावस्ती थी। आवंती की उज्जैन महिष्मती थी। मल्ल की कुशीवती थी। पांचाल की अक्षत्र काम्पिल्य थी। चेदी की शक्तिमती थी। कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। मत्स्य की विराट नगर थी।
और उसके बाद कंबोज की हटक थी, सूरसेन की मथुरा थी, अस्मक की पोतली या पोटन और दक्षिण का एकमात्र इसमें शामिल था, गांधार की तक्षशिला थी। तो ये आपकी इतनी ध्यान रखिए। इसके बाद फिर जो पेशवा ये शिवाजी का दरबार होता था उसमें अमात्य मंत्र परिषद होती, उसमें मंत्र परिषद होती थी। उसी में 8 इसमें मंत्री हुआ करते थे। कौन कौन है तो इसको याद रखने की ट्रिक है, पास में सेसु नेशनल पार्क, ऐसे लिखिए, पास में सेसु नेशनल पार्क, ये सारे आ जाएंगे। कौन हो गया, पेशवा हो गया, ए से अमात्य हो गया, सा से सचिव हो गया, यस से, मा से मंत्री हो गया, यस से सेनापति हो गया, यानी यसी से सेनापति हो गया, सु से सुमंत हो गया, ना से न्यायाधीश हो गया, पी से पंडित राय। और इसमें सुमंत को ही दबीर के नाम से जाना जाता था, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। शेष कौन याद रखना, साट्री पास में सेसु नेशनल पार्क। अब आइए प्रतिशत से आप ध्यान रखिए, जब भी प्रतिशत से एक नाम याद हो जाएगा। प्रतिष्ठान सातवाहन वंश था, तो सत से सातवाहन और सी से सिमुक, इसका सातवाहन सिमुक, और प्रतिशत से प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। तो सातवाहन का पूछा जाए, सातवाहन का कौन, सिमुक इसका संस्थापक था, उसकी राजधानी कौन थी, प्रतिष्ठान। जब भी आए प्रतिशत याद रखिए, तो प्रतिष्ठान राजधानी, और इसका कौन, सिमुक इसका संस्थापक था, और सातवाहन वंश है। तो सातवाहन वंश का कौन सा प्रतिष्ठान हो जाएगा। इसमें जो शासक हुए ये पुलकेशिन फर्स्ट, कीर्तिवर्मन पुलकेशिन द्वितीय, सबसे शक्तिशाली पुलकेशिन द्वितीय था, याद रखिएगा। कौन, पुलकेशिन द्वितीय। तो ये सातवाहन वंश पूछे, संस्थापक कौन है, सिमुक का हो गया, और राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान थी। प्रतिशत से पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, फिर पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य, ये अन्य शासक इसमें होते हैं। कौन से, तो ये विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य, ये अन्य होते हैं। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित शुंग के द्वारा की जाती है, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया जाता। चालुक्य पूछे तो चालुक्य 3 है, एक बादामी के चालुक्य, एक बेंगी के चालुक्य, एक कल्याणी के चालुक्य। तो बादामी के चालुक्य पूछे तो जयसिंह प्रथम, बेंगी के पूछे तो बेंगी से विष्णुवर्धन, और कल्याणी के पूछे तो तैलप सेकंड। तो ये 3 चालुक्य थे। बादामी के जयसिंह प्रथम, बादामी वाला इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, बादामी की स्थापना कौन किए थे, तो जयसिंह प्रथम के द्वारा। बादामी की जयसिंह प्रथम, जब भी बादामी पूछे जयसिंह प्रथम, बेंगी के पूछे तो विष्णुवर्धन, और कल्याणी के पूछे तो तैलप सेकंड। आगे आइए, देखो अगला, तो ये आदिल शाही, गोलकुंडा, उसके बाद ये जो हुए हैं, तो 2-3 का याद कर लीजिए, याद हो जाए। तो अबे गोकुल में निकाह किया, ये 60 ट्रिक याद रखिएगा। अबे गोकुल में निकाह किया, निकाह किया, अबे गोकुल में निकाह किया। कहाँ गोकुल, दोस्त है, उससे पूछे कहाँ निकाह कर लिए, तो बोलता है कि अबे गोकुल में निकाह किया, अब से जवाब देता है, बस याद हो गया। आज से आदिल शाही, बे से बीजापुर, गोकुल से गोलकुंडा, और गोलकुंडा में कुतुब शाही था, और निकाह से नी से निजाम शाही, और निकाह से कौन, आह अंत में आ रहा तो अहमदनगर। बस 3 चीज़ें याद हो गई, बाकी तो अपने आप लगा ही लोगे। अबे गोकुल में निकाह किया तो आदिल शाही, बे से बीजापुर, आदिल शाही बीजापुर, अबे गोकुल में निकाह किया, गो से गोलकुंडा, और गोकुल कु से कुतुब शाही, निकाह से निजाम शाही, कहाँ, अहमदनगर। क्लियर, याद हो गया। अबे गोकुल में निकाह किया, बस इतना बोलो, अपने आप लग जाएगा। आगे आइए, यादव वंश। यादव वंश का संस्थापक कौन था, तो इसमें भिल्लभ पंचम, और देवगिरी इसकी राजधानी थी, और रामचंद्र इसके प्रमुख राजा हुआ करते थे, लेकिन संस्थापक के भिल्लभ प्रथम है। होयसल का विष्णुवर्धन, द्वार समुद्र इसकी राजधानी थी। सालुब वंश की नरसिंह ने किया था, विजयनगर इसकी थी। भोसले का शिवाजी, रायगढ़ राजधानी थी। लोहार वंश की संग्राम राज, बैमनी वंश की हसन गंगू, गुलबर्गा बिदर राजधानी थी। अरबीडू की तिरुमल, अरबीडू की याद रखिएगा, अरबीडू। संगम सालू तुलु अरबीडू, तो लास्ट वाला जो अरबीडू था, तिरुमल इसका संस्थापक था। पेनु कोडा इसकी राजधानी थी। बरीद शाही की
तो अली बरीद के द्वारा बीदर इसकी क्या थी, बरीद की बीदर राजधानी हुआ करती थी। अब आइए, गुप्त वंश में श्री गुप्त ने इसकी क्या की थी, स्थापना किए थे। अब आइए इसमें और याद रखना है, कौन, चोल वंश, संस्थापक विजयालय, चोल वंश का कौन था, विजयालय, राजधानी कौन थी, तंजौर। तो ये तबीच लोग पहनते तबीज को तबिचो, तो ये आपका ये बोलिएगा तबिचो मनेडिप ट्रिक, तबिचो मनेडिप ट्रिक। तो ये आपका ये चोल वंश, बी से विजयालय, और ये अगला ता से तंजौर। तो चोल वंश, तबिचो मनेडिप ट्रिक, तबिचो मनेडिप ट्रिक, ऐसे बोलोगे बस याद हो जाएगा 2-3 बार। तबिचो, अबे गोकुल में निकाह किया, एक उससे याद हो गया, अगला वाला इससे याद कर लो, कौन, तबे, हाँ कौन इससे बोलोगे, तबीचो, चोल वंश, विजयालय, तंजौर, और मनेडिप, तो ये पांड्य वंश, पी से पांड्य वंश, और नेडियान, इसका संस्थापक नेडियान था, और ये राजधानी माँ से मदुरई थी। यानी संस्थापक राजधानी तीनों एक साथ याद हो रहा है, तो इससे आपका अच्छा क्या हो सकता है, तो तबीचो मनेडिप ट्रिक, तबीचो मनेडिप ट्रिक, तबीचो मनेडिप ट्रिक। इससे क्वेश्चन आना है, आप यकीन मानिए पेपर के बाद आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको क्या कहोगे, तबीचो मनेडिप ट्रिक। उसके बाद फिर कौन, ट्रिक में आपका ये लास्ट में से का से कलचुरी वंश हो गया, संस्थापक इसकी कोकल था, और राजधानी इसकी त्रिपुरी थी। अब इसके बाद आता है कुषाण वंश, और कुषाण वंश का कुजुल कडफिसेसस था, और पुरुषपुर इसकी राजधानी थी कुषाण वंश की। चौहान वंश की पृथ्वीराज थर्ड, वासुदेव इसका क्या था, संस्थापक था। अजमेर इसकी राजधानी थी, पृथ्वीराज थर्ड का संबंध इसी से। पाल वंश का गोपाल और मुंगेर इसकी राजधानी हुआ करती थी। सरकी वंश पूछा जाए तो सरकी का मलिक सरोवर जौनपुर। सोलंकी का पूछा जाए मूलराज अनहिलवार इसकी राजधानी थी। चंदेल वंश का नन्नू, खजुराहो या महोबा इसकी राजधानी हुआ करती थी। अगला वर्धन वंश से पुष्य भूति, थानेश्वर, कन्नौज। पल्लव वंश इसका सिंहवर्मन फोर्थ, और कांचीपुरम इसकी राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद फिर मगध का पूछा जाए तो कौन है, तो बृहद्रथ इसका प्रमुख कौन था, बृहद्रथ या संस्थापक था। गिरिब्रज या राजगृह इसका राजधानी हुआ करती थी मगध की। शुंग वंश की पूछा जाए तो पुष्यमित्र शुंग इसका संस्थापक था, तो ये शुंग वंश हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए, ये राजधानियाँ कई बार इसमें पूछा जाता है, यहाँ से ये आप ध्यान रखिएगा। रवि है वश में, मन वक चम से, रवि है वश में, ऐसे याद करो, रवि है वश में। तो रवि से हो गया राजगृह, और राजगृह कौन था, तो ये बिम्बिसार राजधानी बनाया था, और ये हर्यक वंश का था। वैशाली को कौन बनाया था, तो वैशाली को वश में, रवि है वश में, सा से शिशुनाग ने बनाया था, शिशुनाग ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद यहाँ देखिएगा, बस ये रवि है वश में, इससे याद करो, बस ये आपका यानी राजगृह, बिम्बिसार, हर्यक वंश, वश में वैशाली, शिशुनाग, ये इसकी राजधानी स्थापित किए थे। अब आता है यहाँ देखिएगा महापद्मनंद, और महापद्मनंद वंश का यानी ये नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्मनंद। और इसी का अंतिम जो शासक था घनानंद, और घनानंद के शासनकाल में सिकंदर यहाँ पर आया था, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर आपका कण्व वंश का कौन है, तो कण्व वंश का कौन, ये वासुदेव, कण्व वंश का वासुदेव था। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, और बृहद्रथ इसका अंतिम शासक हुआ करता था। उसके बाद आइए कन्नौज का पूछा जाए तो चंद्रदेव, कन्नौज का कौन था, चंद्रदेव कन्नौज का था। और इसके बाद राष्ट्रकूट का पूछा जाए तो दंती दुर्ग और मान्यखेत इसकी राजधानी हुआ करती थी। गुर्जर प्रतिहार का पूछा जाए तो इसमें गुर्जर प्रतिहार का कौन था, तो ये नागदत्त प्रथम इनका संबंध है। और उसके बाद फिर ये हो गया कंप्लीट। यहाँ कुछ बोर्ड दिए गए, ये जल्दी जल्दी देख लीजिए, हो सकता है कोई आ जाए। तो ये आपका चाय बोर्ड पूछा जाए तो ये कोलकाता में है। कॉफ़ी बोर्ड पूछा जाए बेंगलुरु कर्नाटक, वैसे कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होता है। तंबाकू पूछा जाए तो गुंटूर, कहाँ, गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। रबर बोर्ड पूछा जाए तो कोट्टायम केरल। तो ये आपके हो, इतने बोर्ड आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद फिर सेंट्रल लोकोमोटिव पूछा जाए तो ये चितरंजन में है। डीजल वर्कर्स पूछा जाए मंडुआडीह में है। बाकी तो ये जानते हो। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पूछा जाए तो ये कहाँ है, ये पेराम्बूर में स्थित है। बाकी ये स्पेशल प्रोविज़न वाले पीछे ध्यान दीजिए। नमन आपको बताई दिए थे 371 वाला ध्यान रखिएगा। गुजरात और महाराष्ट्र ये 371 से संबंधित है। और 371 ए, अब आगे ये याद रखिए ना, पीछे भी बताए ना मन, तो ये नागालैंड हो गया 371 ए, असम हो गया 371 बी, मणिपुर हो गया 371 सी, और डी हो गया आंध्र प्रदेश तेलंगाना 371 डी, और ई में यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। उसके बाद फिर 371 डी के बाद 371 डी ई हो गया। एफ का मतलब हुआ कि इसका एफ से यानी एफ कितने 6 नंबर पे आता है। 6 का मतलब हुआ सिक्किम है। 371 जी मिजोरम, तो ये 371 जी का मतलब मिजोरम का बारे में विशेष उपबंध किया गया। 371 जी के बाद एच बन रहा, यानी एच लिखिए 8 का मतलब अरुणाचल प्रदेश, 8 से अरुणाचल। 371 आई गो का मतलब गोवा, और 371 जे का पीछे सुबह शायद बता दिए थे कर्नाटक, तो 371 ये के में कोई नहीं है, या 371 यानी जे में क्या है कर्नाटक के बारे में उल्लेख किया गया। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तार कंपन से वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं, तो ये बेला है, सारंगी है, सितार है, सरोद है, बीना है, तंबूरा है। तो बेला, सारंगी, सितार, सरोद, बीना, तंबूरा ये सब तार से इनमें कंपन उत्पन्न किए जाते हैं। अटाला मस्जिद पूछा जाए तो अटाला मस्जिद लाल दरवाजा ये जौनपुर में, दोनों है। अटाला मस्जिद लाल दरवाजा जौनपुर में, रूपमती मस्जिद ये गुजरात में है, मदनी का मकबरा श्रीनगर में है, चार मीनार हैदराबाद का किला ये हैदराबाद में स्थित है। तो ये था आपका। इसके बाद फिर भरतनाट्यम पूछा जाए तो भरतनाट्यम कहाँ होता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। उसके बाद फिर भरतनाट्यम, इसमें नाम दिया है, नाम देख लीजिएगा, उतना काम करना है। इसी में शरीर को 3 क्रियाओं में संभाग, अभंग, त्रिभंग इसी में होता है। कथकली पूछा जाए तो ये केरल में होता है। कुचिपुड़ी पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश में होता है। मोहिनीअट्टम पूछा जाए तो केरल में होता है। उड़ीसी पूछा जाए उड़ीसा, मणिपुरी पूछा जाए तो मणिपुर में, सत्रिया पूछा जाए तो असम में, कथक पूछा जाए तो यूपी में। और इसमें भी कई घराना, बनारस के सितारा देवी ये नाम याद रखिएगा। और इसके बाद जयपुर घराना में गिरधारी महाराज, उसके बाद ये नाम दिया है शशि मोहन गोपाल, उमा शर्मा, प्रेरणा, श्री माली, शोभना नारायण, राजेंद्र गंगानी ये हैं। लखनऊ का है पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। रामगढ़ का है कार्तिक राम व उनके पुत्र पंडित रामलाल ये। उसके बाद उत्तर मुगल काल में ये क्रोनोलॉजी आपसे पूछी जाती है। तो ये कौन है, बहादुर शाह ये औरंगजेब के बाद 1707 से 12 होता। और जहांदार शाह 1 साल के लिए आता है, 12 से 13। और उसके बाद फर्रुखसियर 13 से 19 के बीच होता है, फर्रुखसियर 13 से 19। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला 1919 से 1948, अहमद शाह 1948 से 54, आलमगीर सेकंड 54 से 59। उसके बाद फिर शाह आलम सेकंड 59 से 1806, 1806 से 37 अकबर रहता और बहादुर शाह 1837 से 1857 रहता है। तो ये था। उम्मीद करते हैं इससे क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।